Decode presented by KEI Wires and Cables. विकसित भारत का विकसित वायर. Co-powered by Mongia Steel, स्टील का बादशाह. पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक. In association with JK Smart Tire. Save fuel, stay safe. डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एवं कैप्सूल अब दर्द भी घुटने टेकेगा. PIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards. मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ बचाओ. सूर्या है तो भरोसा है. प्रकाश सूर्या स्टील ट्यूब्स एंड पाइप्स. नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। पुणे में एक 20 साल की लड़की ने अपने 22 साल के बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने होने वाले पति की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी क्योंकि वो उससे शादी नहीं करना चाहती थी। लड़की और उसके बॉयफ्रेंड ने मिलकर 26 साल के इस लड़के को 400 फीट गहरी खाई में धक्का दे दिया। आपको याद होगा, पिछले साल जून में भी इसी तरह इंदौर की सोनम रघुवंशी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर हनीमून के ही दौरान अपने पति की हत्या कर दी थी। आज हम हमारे समाज में आ रहे इस खतरनाक बदलाव को डिकोड करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन सी मजबूरी है जब लोग रिश्ता तोड़ने के लिए एक दूसरे की हत्या करने पर उतर आते हैं। इसके बाद हम रशिया में यूक्रेन के नए ड्रोन हमलों को डिकोड करेंगे। पिछले 24 घंटों में दोनों देशों ने एक दूसरे की हथियार बनाने वाली फैक्ट्रीज पर हमले किए हैं। आज आपको बताएंगे कि कैसे इस युद्ध में यूक्रेन अपने ड्रोन से रशिया के बहुत अंदर तक जाकर हमला कर रहा है और इस युद्ध में अब नए नए बदलाव आ रहे हैं। ईरान और अमेरिका का युद्ध तो रुक गया, लेकिन रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध है ये अब लगातार तेज होता जा रहा है। और आखिर में आपको ये बताएंगे कि व्हाट्सएप के सीईओ अब एक भारतीय कुणाल शाह होंगे, जो भारतीय फिनटेक स्टार्टअप कंपनी क्रेड के फाउंडर हैं। आजकल कुणाल शाह की चारों तरफ चर्चा हो रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या कुणाल शाह ने अपनी भारतीय कंपनी को ग्लोबल बनाने का एक सुनहरा अवसर खो दिया है? क्योंकि दुनिया में गूगल और मेटा जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां सिर्फ बिक जाने से नहीं, बल्कि समय के साथ मजबूत होकर और धैर्य से बनती हैं। तो आज कुणाल शाह जो व्हाट्सएप के नए सीईओ बने हैं, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि तो है, लेकिन आज हम इसे भी डिकोड करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको हमारे समाज में आ रहे एक बहुत खतरनाक बदलाव के बारे में बताना चाहते हैं। और समाज में जो नया बदलाव आ रहा है, खतरनाक बदलाव आ रहा है, इससे हमारे देश के परिवार प्रभावित हो रहे हैं, हमारे देश के युवा खतरे में पड़ रहे हैं, उनकी सोच खतरनाक होती जा रही है। और ख़ास तौर पर आज का ये जो विश्लेषण है, जो शुरुआत में हम कर रहे हैं, यह हमारे देश के माता पिता के लिए भी है। इसलिए अगर आपके घर में युवा हैं, आपके बच्चे हैं जो कॉलेज जाते हैं या उससे भी बड़े हैं, जिनके शादियों के बारे में आप सोच रहे हैं, तो ये विश्लेषण आज हर परिवार के लिए है और हर माता पिता के लिए है, इसलिए इसे ध्यान से सुनिएगा। महाराष्ट्र के पुणे शहर में राजा रघुवंशी जैसे एक और हत्याकांड का खुलासा हुआ है, जिसमें एक लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने होने वाले पति की हत्या कर दी। केतन विशाल अग्रवाल, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वो लड़का है जिसकी हत्या हुई है, और सिया गोयल वो लड़की है जिसने अपने होने वाले पति की हत्या कर दी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर। ये दोनों तस्वीर आप देख लीजिए। आपको याद होगा, पिछले साल जून के महीने में राजा रघुवंशी की हत्या का मामला बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था। राजा रघुवंशी की हत्या उसकी अपनी पत्नी सोनम रघुवंशी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर हनीमून के दौरान मेघालय में कर दी थी। इस हत्याकांड की बहुत चर्चा हुई थी, पिछले साल की बात है, और ये इंदौर के रहने वाले थे। अब एक साल के बाद फिर से पुणे में एक और ऐसी ही घटना हुई है, जिसके बारे में आज हम आपको बता रहे हैं। अब इस कहानी में 3 किरदार हैं। पहला 26 साल का केतन विशाल अग्रवाल, जिसकी हत्या कर दी गई, जिसकी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। दूसरा किरदार
20 साल की सिया गोयल, जो इस युवक की मंगेतर थी और सिया और केतन की कुछ समय के बाद शादी होने वाली थी। और तीसरा किरदार है सिया गोयल का बॉयफ्रेंड 22 साल का चेतन बाबूलाल चौधरी। और चेतन ने सिया के साथ मिलकर केतन की हत्या कर दी। अब केतन अग्रवाल के पिता का यह कहना है कि उनका सिर्फ बेटा नहीं गया, बल्कि उनकी तो पूरी जिंदगी ही खत्म हो गई। अब हम आपको दुख कैसे समझा पाए? अगर पिता को आप पूछोगे कि उसका 26 साल का लड़का गुजर गया और आप उसका दुख व्यक्त करो, तो वो तो समुंदर से बड़ा है। आज मैं अपने बुढ़ापे का सहारा सोच रहा था, मेरा आगे का वंशज है, मेरे अग्नि को वही आग देने वाला था, मेरी चिता को। आज वो रहा नहीं, तो मेरा तो आगे का पूरा ही खत्म हो गया ना। इनके थोड़े से इसके लिए मेरा तो आज पूरा ही खत्म हो गया। अब आपको ये पूरी कहानी बताते हैं। इसी महीने 19 जून को सिया गोयल का जन्मदिन था, इसीलिए एक दिन पहले 18 जून को वो अपने मंगेतर के साथ अपना जन्मदिन मनाने के लिए पुणे के एक लोहगढ़ किले में गई थी। पुणे में एक किला है जिसे लोहगढ़ किला कहते हैं। ये एक ऐतिहासिक किला है और पुणे शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर है, और ये एक जाना माना टूरिस्ट स्पॉट भी है। और इन दोनों ने यह तय किया कि सिया का जन्मदिन हम इस किले पर जाकर मनाएंगे। पुणे के इस प्राचीन किले में जन्मदिन मनाने की पूरी प्लानिंग इस लड़की ने की थी, यानी सिया गोयल की पूरी प्लानिंग थी कि हम इस किले पर जाएंगे और वहां पर मेरा जन्मदिन मनाएंगे। इस लड़की का दावा है कि जन्मदिन की पार्टी के दौरान सुबह लगभग 10:30 बजे केतन किले से 400 फीट गहरी एक खाई में अपने आप गिर गया, उसका पैर फिसल गया। इसके बाद इस लड़की ने वहां के लोगों को और अपने परिवार को फोन करके बताया कि केतन का पैर फिसल गया और वो नीचे खाई में गिर गया। इस घटना के बाद पुलिस और इस लड़के का परिवार लोहगढ़ किले पहुंचे और केतन के शव को उन्होंने नीचे इस खाई में जाकर जंगल से निकाला। शुरुआत में यह मामला किसी दुर्घटना की तरह लग रहा था और लोगों को यही लगा कि हो सकता है कि इस किले में इतना ऊपर जाकर केतन का पैर फिसल गया हो, और लोगों ने इसे दुर्घटना मान लिया और इसीलिए पुलिस ने शुरुआत में इसे एक एक्सीडेंटल डेथ मानकर इस पर अपनी रिपोर्ट दर्ज कर ली। लेकिन जब पूछताछ की गई तो पूछताछ के दौरान लड़की के परिवार और दोस्तों ने पुलिस को बताया कि केतन काफी समय से ट्रैकिंग करता था, वो एक एक्सपर्ट ट्रैकर था, इसलिए पैर फिसलने की वजह से वो पहाड़ से तो नीचे नहीं गिर सकता। जब वो इतनी ज्यादा ट्रैकिंग कर चुका है तो ये बात गले नहीं उतरती कि केतन का पैर फिसल गया होगा। लड़की के परिवार, लड़के का जो परिवार है, वो पुलिस को बार बार ये बता रहा था कि उन्हें ऐसा लगता है कि ये दुर्घटना नहीं है, ये कोई हादसा नहीं है, इसके पीछे कोई षड्यंत्र है। इसके बाद पुलिस ने गहराई से इस मामले की जांच शुरू की और हादसे के समय मौजूद लोगों से भी पूछताछ की गई। जब जांच चल रही थी तो पुलिस को पता चला कि इस लड़की का पुणे में ही एक बॉयफ्रेंड भी है और ये दोनों लगभग 1 साल से रिलेशनशिप में हैं। सीसीटीवी फुटेज और फोन के कॉल रिकॉर्ड्स निकाले गए और जब कॉल रिकॉर्ड्स देखे दोनों के और सीसीटीवी फुटेज देखी तो पुलिस को कई नए सबूत मिले। पुलिस को यह पता चला कि इस घटना के समय उस किले पर लड़की का यह दोस्त भी मौजूद था, यानी उस दिन वहां 2 लोग मौजूद नहीं थे, बल्कि यह तीसरा लड़का भी वहां पर मौजूद था। और इसके बाद पुलिस ने सबूतों के आधार पर इस लड़की को और उसके दोस्त को पहले पूछताछ के लिए बुलाया और उस पूछताछ के दौरान इन दोनों ने हत्या की बात स्वीकार कर ली और आज इन्हें कोर्ट में पेश किया गया और इन दोनों को 29 जून तक के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और अब ये पुलिस की कस्टडी में है और विस्तार से पुलिस इनसे पूछताछ करेगी। पुलिस ने बताया है कि घटना से कुछ दिन पहले भी ये लड़की अपने मंगेतर को लोहगढ़ किले पर लेकर गई थी और वो तभी से ये सोच रही थी कि कैसे इस जगह पर ले जाकर इस लड़के की हत्या की जाए। एक बार 14 तारीख को भी ये केतन अग्रवाल और सिया गोयल दोनों लोहगढ़ किले पे गए थे, लेकिन उस दिन इस तरह की कोई घटना या तो हो नहीं पाई या फिर ऐसी घटना को अंजाम देने के लिए एक्ट नहीं किया गया। तो फिर 18 तारीख को वो जो चेतन चौधरी है
तो वो वहाँ पे पहुँचा, ये लोग किले पे गए, पीछे से वो आया और वहाँ पे जाके उन्होंने इसको पुश किया और गिरने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। इसी साल फरवरी के महीने में केतन और सिया की एंगेजमेंट हुई थी और नवंबर के महीने में यानी अब से कुछ ही महीनों के बाद इनकी शादी होने वाली थी। दोनों परिवारों ने शादी की तैयारियां शुरू कर दी थी और राजस्थान के उदयपुर में इनकी शादी के लिए एक महल को लगभग 17 करोड़ रुपए में बुक भी कर लिया गया था। दोनों बहुत पैसे वाले परिवारों से थे। दोनों के जो माता पिता हैं वो अच्छे परिवार से थे, बिजनेसमैन थे अच्छे, और इसीलिए आप देखिए कि परिवार ऐसा था कि 17 करोड़ रुपए में तो उन्होंने उदयपुर में ये एक पैलेस बुक किया था इन दोनों की शादी के लिए, और मेहमानों को ले जाने के लिए 2 प्राइवेट प्लेन्स भी बुक किए गए थे। पुलिस के मुताबिक परिवार ने लड़की की शादी जहां तय की थी, ये लड़की वहां शादी नहीं करना चाहती थी। ये लड़की केतन के साथ शादी नहीं करना चाहती थी, बल्कि जबकि उसके माता पिता ने उसकी शादी केतन अग्रवाल के साथ तय कर दी बिना उसकी मर्जी के। इस लड़की का एक बॉयफ्रेंड था और ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही शादी करना चाहती थी। इसी महीने केतन और सिया एक प्री वेडिंग शूट के लिए बाली जाने वाले थे। आजकल आप जानते हैं कि शादी से पहले प्री वेडिंग शूट्स का एक बड़ा फैशन चल पड़ा है और लड़का लड़की शादी से पहले ही किसी दूसरी जगह पर जाकर प्री वेडिंग शूट करते हैं। तो इन दोनों को बाली जाना था अपने प्री वेडिंग शूट के लिए। इसके लिए जब वो पुणे से मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे तो एयरपोर्ट पर अचानक केतन का पासपोर्ट गायब हो गया। एयरपोर्ट पर जाकर पता चला कि केतन का पासपोर्ट है ही नहीं, न जाने कहां खो गया। और पुलिस का ऐसा कहना है कि इस लड़की ने ही केतन का पासपोर्ट कहीं छिपा दिया था ताकि ये दोनों बाली ना जा पाएं, क्योंकि अगर ये दोनों बाली जाते तो हो सकता है कि सिया गोयल का बॉयफ्रेंड इस बात को पसंद नहीं करता और सिया खुद भी इस लड़के के साथ बाली नहीं जाना चाहती थी शादी से पहले, और इसीलिए उसने जानबूझकर फ्लाइट से ठीक पहले इस लड़के का पासपोर्ट गायब कर दिया। लड़की के पिता एक बड़े बिजनेसमैन हैं और मृतक लड़के के पिता का रियल एस्टेट का अपना बिजनेस है, जबकि लड़की के साथ हत्या में शामिल जो लड़का है वो पुणे में एक दुकान चलाता है। अब सोचिए जरा, जिस 26 साल के युवा की हत्या उसकी अपनी मंगेतर ने कर दी, उसके परिवार पर, माता पिता पर आज क्या बीत रही होगी। उसके माता पिता किस दुख में होंगे हम शायद अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लड़के के पिता कहते हैं कि अगर उन्हें लड़की पहले ही बता देती कि वो उनके लड़के से शादी नहीं करना चाहती तो वो इस शादी को बहुत आराम से खुशी खुशी तोड़ देते, और अगर ये शादी टूट जाती तो कम से कम उनके बेटे की जान तो बच जाती। आज उन्हें एक ही बात का मलाल है कि इस लड़की ने उन्हें क्यों नहीं बताया कि वो उनके बेटे से शादी नहीं करना चाहती, हत्या करने की जरूरत क्यों पड़ी। अगर वो एक बार आकर बता देती तो उनका बेटा आज जिंदा होता। अभी उन लोगों का पहले से ये तैयारी थी क्या था, अभी ये तो बता नहीं पाएंगे हम भी। हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा शॉकिंग है। अगर उसको शादी नहीं करनी थी तो सीधा उसने उसके माँ बाप को या हमको किसी चीज से इनकार कर देते, या जिस लड़के के साथ उसका जो भी अफेयर चल रहा है कहीं से भी एक फोटो हमको भेज देते तो भी हम कैंसिल कर देते। इन लोगों ने इतना बड़ा कदम उठाने का क्यों सोचा और क्या इनकी मानसिकता है। समाज में ऐसे लोगों का होना बहुत घातक है। आज मेरे साथ हो गया, कल ऐसे ही लोग सीखेंगे। अगर इनको सबक नहीं सिखाया किसी ने तो समाज के कितने बच्चों का ऐसा ही होगा और उनके माँ बाप रोते रह जाएंगे। उनके लिए भी तो किसी ने देखना चाहिए। और मेरी अपील सिर्फ सरकार से इतनी है कि किसी भी हालत में इस केस को फास्ट ट्रैक पे लिया जाए। सबको मैं, जितने भी आपके सब्सक्राइबर्स या व्यूअर्स देख रहे हैं, मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने अपने तरीके से महाराष्ट्र स्टेट के चीफ मिनिस्टर या आज माननीय कोर्ट तक किसी भी हालत में अगर कोई पहुंचा सके तो इस केस को किस हिसाब से फास्ट ट्रैक में लेके उनको कितने जल्दी से जल्दी सजा मिल सके इसका देखा जाए। क्योंकि अगर ये रेगुलर कोर्ट में चला तो इसका हेयरिंग होने तक 10 साल निकल जाएंगे, उसमें इनको बेल हो गई कर गई तो ये तो वापस किसी ना किसी का वापस किसका क्या दोष इनके दिमाग में आएगा और ये क्या करेंगे ये पता नहीं चलेगा। कड़ी से कड़ी सजा, इनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए ताकि एक सबको एक सबक मिले
कि किसी के बच्चे को, यंग बच्चे को, अगर इनका आपस में कुछ अफेयर था तो इन्होंने भाग जाना चाहिए था। हमारी तरफ से इनको कहां प्रेशर था कि शादी करनी ही है? इनके तरफ से हम पे प्रेशर था कि अभी शादी करनी है। तो इन्होंने ऐसा क्यों किया? मैं चाहूंगा आप उनसे भी पूछे कि आखिर किस रीजन से इन्होंने मेरे बच्चे को मारा। आज मेरा बेटा चला गया है, इसके पूरे जिम्मेदार सिया है और उसका बॉयफ्रेंड है। मैंने सिया को सब कुछ अपने बहू के जैसे माना था, उसने बहुत बड़ा मेरे को धोखा दिया है और मेरे को बहुत झूठ बोला है। देखा जाए तो अभी बहुत सारी चीजें बातें आ रही है, बहुत झूठ बोला है उसने मेरे साथ। पूजा गोयल ने, मैं जिस दिन हुआ था, पूजा गोयल का मेरे पास कॉल आया था कि आपके बेटे को क्यों भेजते हो? मैंने नहीं भेजा है, सिया ने लेके गई है मेरे बेटे को वहां पर खींच के, मैंने नहीं भेजा है। सिया का हाथ है इसमें पूरा। लड़की वालों के हमारे संबंध 35 साल से है, इतना प्रेम है। अब बताओ अगर 35 साल के जो याराला है, दोस्ती है, एक जगह बैठते थे और क्या चौकसी करेंगे? इससे ज्यादा चौकसी कर नहीं सकते। और ये सारा जो खेल है, इन सबको परिवार को मालूम था कि बच्ची का किसी के साथ लव है, और उसमें सबसे ज्यादा उसके बुआ रेनू और उसके फूफा नरेंद्र, इन दोनों का हाथ है। इन दोनों ने ही प्रेस करके रिश्ता लेने को लगाया है। मेरे को 10 टाइम बोले तुम चिंता मत करो, बहुत अच्छी लड़की है, बहुत शांत लड़की है। मैं जवाबदार हूँ, और आज क्या जवाबदार है? कोई मुंह भी नहीं बताता। मेरे तड़बड़ है, मेरे बुढ़ापे का सहारा चला गया। मैं विनती करता हूँ माननीय जज साहब से भी और मुख्यमंत्री जी से भी, ये जल्दी से जल्दी इसके निर्णय होके इन दोनों को तो कम से कम मौत की सजा हो। बाकी के लोगों को आपके हिसाब से जो बैठती हो ठीक है, लेकिन इन दोनों को, लड़के को लड़की को मौत की सजा हो, वो जितना कहना। अब इस घटना में जिस 26 साल के लड़के की हत्या की गई है, ये लड़का एक बहुत ही होनहार और मेहनती लड़का था। अच्छी पढ़ाई की थी इसने और अपने पिता का बिजनेस संभाल रहा था। इसने अमेरिका के बॉस्टन शहर से पढ़ाई की थी और बॉस्टन से पढ़ाई करके यहाँ पर लौटा था। इस समय वो अपने पिता की रियल एस्टेट कंपनी में ही उनके साथ काम कर रहा था, लेकिन आज सब कुछ खत्म हो गया। केतन पढ़ाई में बहुत होनहार था। उसने यूएस बॉस्टन से बैप्सन कॉलेज से उसने एमबीए कंप्लीट किया। एमबीए कंप्लीट करके उसने मेरे ही बिजनेस में मेरा हाथ बटा के आज पीसीएमसी में काफ़ी अच्छा काम कर रहा था। आप जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आए थे, उस लॉन्च पे आप लोग भी थे सारे। आप लोगों ने उसका प्रेजेंटेशन भी सुना था और क्या काम कर रहा था वो आपको आज भी पता चलेगा और उस वक्त भी पता था। तो आज मेरे लिए तो कोहिनूर था, जिनको इन्होंने आज दगा करके आज उसको मार डाला। आजकल हमारे देश में ये जो प्यार है, ये हिंसक होता जा रहा है और जानलेवा होता जा रहा है। पुणे में जो कुछ हुआ, ये हमारे देश में, हमारे समाज में कोई पहली घटना नहीं है। पिछले कुछ समय से हमारे देश में लगातार ऐसी घटनाओं का सिलसिला शुरू हो चुका है। आपको याद होगा, पिछले साल मेरठ में मुस्कान रस्तोगी नाम की एक महिला ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर अपने ही पति सौरभ राजपूत की हत्या कर दी थी और फिर अपने पति के शव के कई टुकड़े करके उसे नीले रंग के एक ड्रम में बंद कर दिया था, वहां पर डिस्पोज कर दिया था बॉडी को। आप याद कीजिए, उसके बाद से लगातार पूरे देश में ये नीले ड्रम की चर्चा होने लगी थी। पिछले साल ही इसी तरह इंदौर की सोनम रघुवंशी ने भी अपने प्रेमी के साथ मिलकर हनीमून के दौरान ही अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या कर दी थी, क्योंकि वो इस शादी के लिए तैयार नहीं थी और शायद उसकी शादी जबरदस्ती दोनों परिवारों ने कर दी थी। इन दोनों घटनाओं से पहले आपको याद होगा, वर्ष 2022 में श्रद्धा वाकर नाम की एक लड़की की हत्या उसके अपने ही बॉयफ्रेंड आफताब ने कर दी थी और उसके शव के भी उसने कई टुकड़े टुकड़े करके जंगल में फेंक दिया था। आपको ये भी याद होगा, ये सारे वो लोग थे जो प्यार के चक्कर में मारे गए, जो रिलेशनशिप में थे। या तो उनके अपने बॉयफ्रेंड ने उन्हें मार दिया या फिर उनकी अपनी पत्नी ने मार दिया, पत्नी या गर्ल उनकी जो मंगेतर थी उसके बॉयफ्रेंड ने मार दिया। हमारे देश में जो लव अफेयर्स होते हैं
जो प्यार के संबंध होते हैं उनमें हर साल औसतन 1400 लोगों की हत्या कर दी जाती है। ये सिर्फ प्यार के चक्कर में मारे जाते हैं 1500 लोग। किसी भी रिश्ते की नींव भरोसे और सच पर टिकी होती है, और अगर कोई लड़की या लड़का शादी नहीं करना चाहता तो उसे ये बात साफ साफ कहने का पूरा अधिकार है। वो अपने माता पिता से बात कर सकता है या जिससे शादी होने वाली है उस लड़के या लड़की के परिवार से बात कर सकता है, और इस रिश्ते को बहुत आसानी से तोड़ा जा सकता है। शादी को बहुत आसानी से रोका जा सकता है। किसी भी संबंध को शादी से पहले भी तोड़ा जा सकता है। इसके लिए हत्या करने की आवश्यकता नहीं है। इससे लोगों को दुख जरूर होगा, लेकिन किसी की जान तो नहीं जाएगी। लेकिन आज बहुत सारे मामलों में यह देखा जा रहा है कि लोग सच बोलने की बजाय, ईमानदारी से सामने आने की बजाय हिंसा का रास्ता चुन रहे हैं, और इस तरह के मामलों में सबसे ज्यादा नुकसान उस व्यक्ति और उसके परिवार का होता है जिसने शायद कोई गलती भी नहीं की होती। आज हम देश के सभी माता पिताओं से ये कहना चाहेंगे कि अगर वो अपने बच्चे की शादी तय कर रहे हैं तो एक दोस्त बनकर उनसे पहले बात जरूर करें, उनकी अपनी राय जरूर लें कि वो इस शादी के लिए तैयार हैं या नहीं। कोई भी फैसला करने से पहले सभी चीजों पर बातचीत अपने बच्चों से आपको जरूर करनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जरूर ये देख लें कि उनके बच्चे किसी दबाव में तो नहीं आ रहे हैं या कुछ छिपा तो नहीं रहे हैं। समाज को भी इस विषय पर गंभीरता से आज सोचने की बहुत जरूरत है। बच्चों को भी ये सिखाना होगा कि रिश्ते जबरदस्ती नहीं चलाए जा सकते। बहुत जगह ऐसा देखा जाता है जब रिश्तों को जबरदस्ती चलाया जा रहा होता है, बिना मर्जी के रिश्तों को थोप दिया जाता है, और ऐसे मामलों में हिंसा का नहीं बल्कि बातचीत का सहारा, समझदारी का सहारा लेना चाहिए। हमेशा याद रखिए, सच बोलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन हत्या किसी भी चीज का कोई समाधान नहीं हो सकती। आज मैं सारे माता पिता से ये बात कहना चाहता हूं कि अक्सर जब माता पिता को, पेरेंट्स को ये पता चलता है कि उनका लड़का या उनकी लड़की, बेटा या बेटी किसी रिलेशनशिप में है, किसी के साथ उनका लव अफेयर चल रहा है, और उन्हें ये रिश्ता जब मंजूर नहीं होता तो उनके दिमाग में जो पहली चीज आती है वो ये कि अगर मान लीजिए उनकी बेटी का किसी के साथ संबंध है तो सबसे पहले ये सोचते हैं कि ये संबंध तब खत्म होगा जब हम अपनी बेटी की जल्दी से जल्दी शादी कर दें। उनको एक ही चीज समझ में आती है कि जल्दी से बच्चों की शादी कर दीजिए, तब उनका ये जो संबंध है, उनका ये जो बॉयफ्रेंड से या गर्लफ्रेंड से संबंध है, ये खत्म हो जाएगा, और फिर वो बच्चों की बिना मर्जी के जल्द ही उनकी शादी तय कर देते हैं। और फिर जब जबरदस्ती ये शादी तय की जाती है, उसके बाद उसका जो नतीजा है वो ऐसा आता है। इसलिए दबाव में आकर कभी भी अपने बच्चों की उनकी मर्जी के बिना ये शादी आप बिल्कुल तय मत कीजिए। इस पूरी घटना का जो निष्कर्ष है वो यही है। तो हमारे समाज में रिश्तों में हिंसा बढ़ती जा रही है, रिश्तों में असहनशीलता बढ़ती जा रही है, और कई बार यह असहनशीलता, ये हिंसा, ये क्रोध हत्या तक चला जाता है। और आज हमारे समाज को इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। वैसे तो हर रोज़ हम अपने शो की शुरुआत या तो राजनीति से करते हैं, किसी और बड़ी खबर से करते हैं, दुर्घटना से करते हैं, या फिर युद्ध की खबरों से करते हैं, लेकिन इन सारी खबरों के बीच हम ये नहीं देखते कि धीरे धीरे हमारे समाज में कैसे नए खतरनाक बदलाव आते जा रहे हैं, परिवार कैसे धीरे धीरे टूट रहे हैं, और परिवारों के अंदर भी किस प्रकार के रिश्तों के युद्ध शुरू हो चुके हैं, जहां एक दूसरे की जान जा रही है, एक दूसरे का जो चैन है, अमन है, वो खत्म होता जा रहा है। रिश्तों के बारे में आपको बता दिया। अब आपको बताते हैं आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर। ईरान ने युद्ध के दौरान जिस तरह अमेरिका को सरप्राइज किया था, अब वही काम यूक्रेन रशिया के साथ कर रहा है। आपने देखा कि इस समय ईरान का युद्ध तो बंद है कुछ दिनों से, लेकिन एक युद्ध बंद हुआ और रशिया और यूक्रेन का युद्ध और तेजी से शुरू हो गया। यूक्रेन ने रशिया पर हमले की रणनीति अब बदल दी है। आजकल यूक्रेन के ड्रोन्स और उसकी मिसाइल्स रशिया की सीमा के अंदर घुसकर सैकड़ों किलोमीटर अंदर तक दाखिल होकर लगातार हमले कर रहे हैं। पिछले 24 घंटों में यूक्रेन ने रशिया पर 2 बड़े हमले किए हैं। पहला 22 जून को यूक्रेन ने रशिया के एक ऐसे प्लांट पर हमला किया जहां मिसाइल्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स तैयार किए जाते हैं। रशिया अक्सर अपनी इस्कंदर मिसाइल से यूक्रेन पर हमले करता है, लेकिन अब यूक्रेन ने इन मिसाइल्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्पेयर पार्ट्स बनाने वाली एक फैक्ट्री पर ही हमला कर दिया ताकि रशिया ये मिसाइल बना ही ना पाए। यूक्रेन ने मॉस्को के पास एक सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर पर भी अपना दूसरा हमला किया।
अगर ऐसे ठिकानों को नुकसान पहुंचाया गया तो रशिया की सेना के कम्युनिकेशन और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स पर इसका गहरा असर पड़ सकता है। हालांकि रशिया का यह दावा है कि उसके सिस्टम्स बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रहे हैं और इस हमले का उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब आप यूक्रेन के नए हमलों की ये तस्वीरें देखिए। Походу явно не пожар. Натуре въебало. Причем, блядь, сколько? С двух сторон. तो तस्वीरें आप देखिए कि यूक्रेन कैसे रशिया की सीमा के कई सौ किलोमीटर अंदर जाकर ये हमले कर रहा है। अब रशिया ने भी यूक्रेन को जवाब दिया है। रशिया के मुताबिक उसने रात भर में यूक्रेन के लगभग 300 ड्रोन्स को मार गिराया। इसके अलावा रशिया ने यूक्रेन की ऑयल रिफाइनरीज और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और ड्रोन बनाने वाली फैक्ट्रीज पर हमले किए हैं। यानी दोनों ही देश अब एक दूसरे के हथियार बनाने वाली फैक्ट्रीज पर ये हमले कर रहे हैं। आपको पिछले हफ्ते की वो तस्वीरें जरूर याद होंगी जब यूक्रेन ने रशिया की राजधानी मॉस्को पर अपना सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया था। मतलब यूक्रेन के जो ड्रोन हैं वो मॉस्को तक पहुंच गए थे और इस हमले में मॉस्को की एक ऑयल रिफाइनरी को बहुत नुकसान हुआ था। अमेरिका के एक न्यूज चैनल CNN के मुताबिक पिछले महीने से लेकर अब तक यूक्रेन ने रशिया के लगभग 150 ऑयल टैंकर्स, ट्रेन्स, ट्रक्स, पुल और बंदरगाहों पर हमले किए। इन सभी हमलों के पीछे यूक्रेन की रणनीति रशिया की सेना की सप्लाई चेन को कमजोर करने की है। इसलिए यूक्रेन रशिया के लिए हथियार बनाने वाली फैक्ट्रीज, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर्स और ऑयल रिफाइनरीज पर हमले कर रहा है। यूक्रेन इसे लॉजिस्टिकल लॉकडाउन कह रहा है। हिंदी में इसका मतलब है सप्लाई चेन को ठप कर देना। यूक्रेन जानता है कि वो सेना और हथियारों के मामले में रशिया से बहुत कमजोर है। रशिया को टक्कर ज्यादा दिन तक दे नहीं पाएगा। सैन्य ताकत के मामले में रशिया पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है, जबकि यूक्रेन 20वें नंबर पर है। यूक्रेन सीधे रशिया की बराबरी करने की बजाय अब उसकी युद्ध लड़ने की क्षमता को कमजोर करना चाहता है और रशिया के सैनिकों से पहले वो रशिया की सेना के सप्लाई लाइंस पर हमले कर रहा है। इस सप्लाई चेन को तोड़ना चाहता है। असल में आजकल के जो युद्ध हैं इनमें सिर्फ फाइटर जेट्स, टैंक्स, ड्रोन्स और मिसाइल से हमले नहीं किए जाते, बल्कि सेनाओं की सप्लाई चेन जो होती है वो जीत और हार का एक बड़ा फैसला करती है। कोई भी सेना चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर उसे गोला बारूद, ईंधन, खाने पीने का सामान और दूसरा जरूरी सामान न मिले तो वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। अब यह भी चर्चा है कि रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम्स यूक्रेन के इन ड्रोन्स को रोक क्यों नहीं पा रहे, इन्हें नष्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि रशिया तो यह दावा करता है कि उसके पास दुनिया के बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं। अगर हैं तो यूक्रेन के ये ड्रोन्स सैकड़ों किलोमीटर अंदर रशिया की सीमा तक कैसे पहुंच गए। पिछले कुछ समय में यूक्रेन ने लगातार रशिया की राजधानी मॉस्को पर ड्रोन हमले किए हैं। यानी रशिया की अपनी राजधानी मॉस्को भी सुरक्षित नहीं रही। इसके अलावा यूक्रेन ने अपनी सीमा से लगभग 2500 किलोमीटर दूर रशिया के साइबेरिया के इलाके में भी हमले किए। इन हमलों की वजह है यूक्रेन के नए ड्रोन्स, नए प्रकार के ड्रोन्स उन्होंने बनाए हैं जो लंबी दूरी तक जाकर हमला कर सकते हैं और इनमें से एक है FP2 ड्रोन, जिसे हम कहते हैं FP2। यूक्रेन का दावा है कि यह ड्रोन 2500 किलोमीटर की रेंज तक हमला कर सकता है और जल्द ही वो 3000 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने वाले ड्रोन्स का भी निर्माण करने वाला है। अब आप सोचिए, 2-3 हजार किलोमीटर की जो रेंज है, पहले मिसाइल से इससे हमला किया करती थी। अब जो रेंज मिसाइल की होती थी
अब उतनी ही या उससे भी ज़्यादा रेंज ड्रोन्स की होने लगी है। और इस ड्रोन की खासियत यह है कि ये ड्रोन ज़मीन के बहुत नज़दीक उड़ान भरता है, बहुत नीचे उड़ान भरता है। और इसके साथ ही यूक्रेन को लगातार पश्चिमी देशों से खुफिया जानकारी भी मिल रही है, जिससे यूक्रेन को यह पता चल जाता है कि उसके ड्रोन किस रास्ते से सुरक्षित तरीके से रशिया की सीमा के अंदर दाखिल हो सकते हैं। क्षेत्रफल के मामले में रशिया पूरी दुनिया का सबसे बड़ा देश है और पूरे देश के हर इलाके में एयर डिफेंस सिस्टम्स तैनात करना रशिया के लिए भी संभव नहीं है, क्योंकि उसका इलाका ही इतना बड़ा है, सीमा इतनी बड़ी है कि कहां कहां एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करेंगे। और इस समय यूक्रेन रशिया के इसी भूगोल का फायदा उठा रहा है। रशिया की इतनी लंबी, जो हजारों किलोमीटर लंबी जो सीमाएं हैं, खास तौर पर ऐसी सीमाएं जहां पर एयर डिफेंस सिस्टम तैनात नहीं है, इसका फायदा उठा रहा है। और इसीलिए रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम्स आसानी से यूक्रेन के इन ड्रोन्स का पता नहीं लगा पाते और बहुत सारे ड्रोन्स को वो हवा में नष्ट नहीं कर पा रहे हैं। एक कारण तो यह है कि ये ड्रोन बहुत नीचे उड़ते हैं और दूसरा ये है कि यूक्रेन जानबूझकर ऐसे इलाकों को ही चुन रहा है जो इलाके रशिया के डिफेंस सिस्टम से, एयर डिफेंस सिस्टम से छूट गए हैं। रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध अब अपने 5वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। 5 साल हो चुके हैं, सोचिए। और इस समय यूक्रेन बहुत आक्रामक तरीके से रशिया पर हमले कर रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है पश्चिमी देशों से यूक्रेन को मिल रही आर्थिक और सैन्य मदद। G7 समिट के बाद यूरोपियन यूनियन यूक्रेन को लगभग 10 लाख करोड़ रुपए का कर्ज दे रहा है। इसके अलावा यूक्रेन को लगभग 38,000 करोड़ रुपए की सैन्य मदद भी बहुत जल्द दी जाएगी। पिछले 4 वर्षों में यूक्रेन को पश्चिमी देशों से, खास तौर पर नेटो देशों से कुल मिलाकर लगभग 33 लाख करोड़ रुपए की मदद मिल चुकी है। और यही वजह है कि रशिया की तुलना में कहीं ज्यादा कमजोर होने के बावजूद यूक्रेन आज भी युद्ध के मैदान में टिका हुआ है और रशिया के अंदर तक लगातार वो हमले कर रहा है। असल में इस पूरे युद्ध में रशिया एक तरफ है, अकेले वो लड़ रहा है इस युद्ध को, लेकिन दूसरी तरफ यूक्रेन के साथ सारे नेटो देश हैं। यानी एक तरफ पूरे नेटो देश और यूरोपीय पश्चिमी देश लड़ रहे हैं एक टीम बनाकर, और दूसरी तरफ रशिया अकेले इस युद्ध को लड़ रहा है। अब देखिए, जब इस तरह संकट की घड़ी आती है तो उस देश का जो नेतृत्व होता है वो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। किस देश के पास कौन सा नेता है, वो कैसे फैसले कर रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। कई बार बड़े बड़े देश इतिहास में एक जैसी परिस्थिति का 2 बार सामना करते हैं, लेकिन ये उस समय देश का नेतृत्व करने वाले नेता के विवेक, उसकी इच्छा शक्ति और सूझबूझ पर निर्भर करता है कि उस परिस्थिति में कब सही फैसला लिया जाता है और कब गलत फैसला लिया जाता है। आज हम एक ही देश, एक जैसी स्थिति और 2 फैसलों को आपके सामने रखेंगे। एक फैसला लिया था इंदिरा गांधी ने जब वो प्रधानमंत्री थी, और एक फैसला लिया था नरेंद्र मोदी ने जब आज 2026 में वो प्रधानमंत्री हैं। मिडिल ईस्ट में इजराइल के आसपास के क्षेत्र में युद्ध कोई नई बात नहीं है, लेकिन आज हम आपको यह बताने वाले हैं कि इस क्षेत्र में वर्ष 1973 में भी एक ऐसा ही युद्ध हुआ था जैसा अब इस समय चल रहा है। और 1973 में अरब देशों ने मिलकर इजराइल पर हमला कर दिया था, और वर्ष 2026 में भी इजराइल और मिडिल ईस्ट के देशों के बीच यह युद्ध चल रहा है। वर्ष 1973 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और 2026 में प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। लेकिन इन दोनों की नीतियों, सोच और फैसलों में कितना फर्क है, आज हम आपको इसी को हम आपके लिए डिकोड करेंगे। अब आपको यह बताते हैं कि कैसे मिडिल ईस्ट पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तुष्टीकरण की नीति तब फेल हो गई थी और भारत को इसको बड़ा नुकसान झेलना पड़ा था उस समय। लेकिन ईरान युद्ध के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी अपनाकर राष्ट्रहित को और हमारे देश के जो 145 करोड़ लोग हैं उनके हित को सबसे ऊपर रखा। तो गाइडिंग फोर्स क्या है? गाइडिंग फोर्स आपकी अपनी राय है, आपकी अपनी पसंद और नापसंद है, या फिर गाइडिंग फोर्स है इस देश के 150 करोड़ लोगों का भला? ये आज देखने वाली बात है। तो जिस तरह अभी अभी मिडिल ईस्ट में ईरान युद्ध हुआ, लगभग ऐसा ही एक बड़ा युद्ध आज से 53 वर्ष पहले हुआ था, जब अरब देशों ने इजराइल के खिलाफ एक युद्ध छेड़ दिया था। और उस समय इस युद्ध का नाम था योम किपुर। इसे कहते थे योम किपुर वॉर। 6 अक्टूबर 1973 को इजिप्ट और सीरिया सहित
कई अरब देशों ने यहूदी धर्म के सबसे पवित्र त्योहार यौम किप्पुर के दिन अचानक इजराइल पर हमला कर दिया और इसीलिए इस युद्ध का नाम यौम किप्पुर युद्ध रखा गया। तब भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और भारत ने इस युद्ध में, आप जानते हैं किसका साथ दिया? भारत ने इस युद्ध में खुलकर अरब देशों का समर्थन किया था। भारत ने कहा हम अरब देशों के साथ हैं। इंदिरा गांधी ने कहा था कि इजराइल का अड़ियल रवैया ही इस युद्ध की असली वजह है और भारत की सहानुभूति पूरी तरह से अरब देशों के साथ है। इंदिरा गांधी को उम्मीद थी कि भारत को अरब देशों के साथ इस नज़दीकी का फायदा मिलेगा। जब भारत अरब देशों का साथ देगा तो अरब देश भारत से खुश हो जाएंगे और ये अरब देश भारत को सस्ते दामों पर तेल बेचेंगे। लेकिन हुआ इसका उल्टा। इस युद्ध के बाद तेल बेचने वाले जो देश हैं, उनकी जो संस्था है ओपेक देशों ने तेल को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया और इजराइल के सहयोगी अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों को उन्होंने तेल का एक्सपोर्ट बंद कर दिया। उन्होंने कहा जिसने भी इजराइल का साथ दिया है अब हम उसे तेल नहीं देंगे। आपने देखा होगा जैसे ईरान ने इस बार हॉर्मुज को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया, ऐसे ही अरब देशों ने तब इस्तेमाल किया था तेल को और कहा कि अब हम पश्चिमी देशों को तेल नहीं देंगे, जहां तेल की कमी हो जाएगी पश्चिमी देशों में। और इसकी वजह से उस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम लगभग $3 प्रति बैरल से बढ़कर 4 गुना बढ़कर $12 प्रति बैरल तक हो गए थे। तो देखिए तेल के दाम उस समय 3 बैरल से 12 बैरल 4 गुना बढ़ गए। इंदिरा गांधी को उम्मीद थी कि युद्ध के दौरान भारत ने जो समर्थन दिया अरब देशों को, उसके बदले ये अरब देश भारत को सस्ता तेल देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और भारत को तेल के दाम में अरब देशों ने कोई छूट नहीं दी। तब महंगा तेल खरीदने की वजह से हमारे देश में बहुत महंगाई बढ़ी थी। पेट्रोल, बिजली और ट्रांसपोर्ट बहुत महंगा हो गया और आम लोगों पर भी आर्थिक बोझ बढ़ गया था। वर्ष 1973 में भारत लगभग $414 मिलियन यानी आज के हिसाब से लगभग 3,900 करोड़ रुपए का तेल खरीदता था। लेकिन अरब देशों ने तेल के दाम बढ़ा दिए और इसके बाद भारत के इसी तेल खरीद का बिल वर्ष 1974 में बढ़कर $1.35 बिलियन यानी लगभग 12,800 करोड़ रुपए होने की कगार पर आ गया। तो देखिए कहां हम 3,900 करोड़ रुपए का तेल खरीदते थे और बाद में एक ही साल में ये जो बिल बढ़कर हुआ, एस्टिमेटेड, मैं आपको एक एस्टिमेट बता रहा हूं, वो हो गया 12,800 करोड़। उस समय सिर्फ तेल खरीदने का खर्च ही भारत के कुल विदेशी मुद्रा भंडार से लगभग दुगना हो गया और भारत जो एक्सपोर्ट करता था, एक्सपोर्ट से भारत की जो कमाई होती थी उसका लगभग 40% हिस्सा हम तेल खरीदने में लगा रहे थे। ऐसी हालत हमारी हो गई थी। तब मिडिल ईस्ट पर इंदिरा गांधी की तुष्टीकरण की पॉलिसी का भारत को कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि उल्टा देश को नुकसान हुआ और भारत आर्थिक संकट में फंस गया। इसके बाद भी इंदिरा गांधी अरब देशों और फिलिस्तीन को समर्थन लगातार देती रही क्योंकि ये उनकी तुष्टीकरण की राजनीति थी। और वर्ष 1974 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी पीएलओ को एक ऑब्जर्वर का स्टेटस देने का समर्थन किया। पीएलओ का लक्ष्य था फिलिस्तीन को एक आजाद देश बनाना और तब यासिर अराफात पीएलओ के प्रमुख थे। वर्ष 1975 में भारत पीएलओ को औपचारिक मान्यता देने वाला पहला गैर अरब देश बना और नई दिल्ली में पीएलओ का बाकायदा एक दफ्तर भी खोला गया। उस जमाने में यासिर अराफात और इंदिरा गांधी के बीच बड़ी अच्छी दोस्ती हुआ करती थी। तब यासिर अराफात 3 बार आधिकारिक दौरे पर भारत भी आए थे। भारत में उनका नाम बच्चा बच्चा जान गया था। वो अक्सर भारत आते रहते थे और इंदिरा गांधी को अपना बहुत करीबी दोस्त और अपनी बहन के जैसा मानते थे। अरब देशों का दिल जीतने के लिए तब भारत ने इजराइल के खिलाफ फैसला लिया। भारत ने कहा हम इजराइल के साथ नहीं हैं, हम तो अरब देशों के साथ हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के उस प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया जिसमें ज़ायोनिज्म को नस्लवाद के बराबर बताया गया था। ज़ायोनिज्म एक यहूदी राष्ट्रवादी आंदोलन है जो इजराइल में यहूदियों के लिए मातृभूमि और उसके अस्तित्व के अधिकार का समर्थन करता है। और यह सब इसलिए किया गया ताकि अरब देशों की नज़रों में भारत अपनी अच्छी छवि बनाए रख सके। अरब देश में जो मुसलमान रहते हैं
उनको भारत खुश रख सके और भारत में भी जो मुसलमान रहते हैं वो ये लगातार ये देखें कि देखिए भारत कैसे अरब देशों के साथ खड़ा है। हालांकि इस अच्छी छवि का भारत को कभी कोई फायदा नहीं मिला। वर्ष 1973 की सबसे बड़ी सीख यही है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सिर्फ दोस्ती या वैचारिक समर्थन नहीं, बल्कि रणनीतिक ताकत और राष्ट्रहित ही सबसे ज्यादा मायने रखते हैं और इन्हें रखना भी चाहिए। क्योंकि भारत में आप एक वर्ग को खुश करना चाहते हैं, क्योंकि भारत में आपकी चुनावी राजनीति कुछ और कह रही है, इसलिए आप कुछ खास देशों को अगर समर्थन देने लगते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अगर आपकी सोच उस वजह से प्रभावित होती है तो यह राष्ट्रहित के खिलाफ है। अब 1973 के बाद, ये तो फ्लैशबैक हमने आपको दिखाया, अब आपको लेकर आते हैं आज के युग में, वर्ष 2026 में, आज के ईरान युद्ध में, जब प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया फर्स्ट की नीति अपनाई। अब देखिए वैसी ही स्थिति अब भारत में दोबारा उत्पन्न हुई। इजरायल और ईरान का युद्ध चल रहा है, तेल की कमी हो गई, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल बहुत महंगा हो गया। अब भारत को क्या करना चाहिए था? भारत को इजरायल की तरफ जाना चाहिए था, अमेरिका का साथ देना चाहिए था, या ईरान का साथ देना चाहिए था? भारत को क्या करना चाहिए था? और इस बार भारत ने किसका साथ दिया, आप भी सोचिए। इस युद्ध में भारत ने ना तो अमेरिका का खुलकर साथ दिया और ना ही ईरान का दिया, ना इजराइल का दिया। शुरुआत से ही भारत ने दोनों पक्षों को बातचीत करके तनाव कम करने की सलाह दी। प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के 40 देशों से तेल खरीदने की अलग से व्यवस्था की ताकि हमारे देश में तेल का संकट ना हो और तेल की आपूर्ति लगातार आप तक पहुंचती रहे। आप देखिए, एक दिन के लिए भी भारत में कभी किसी को तेल की कमी नहीं हुई। और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने यह तय किया कि हम सिर्फ कुछ देशों पर आश्रित नहीं रहेंगे। हम दुनिया में हमें जहां से भी तेल मिलेगा, जहां से भी सस्ता तेल मिलेगा, जो भी हमारे देश के हित में रहेगा, हम वहां से तेल खरीदेंगे। और हमने इतने सारे रास्ते खोल दिए, 40 देशों से समझौता कर लिया तेल खरीदने का, LNG खरीदने का, ताकि हमारे देश में कोई कमी ना हो। और वाकई में हमारे देश में कोई कमी नहीं हुई। और पूरी दुनिया को हमने बताया कि हमारे लिए हमारे 150 करोड़ लोगों का जो हित है वो ही सर्वोपरि है, उसी के आधार पर हम फैसला लेंगे। इसलिए हम न्यूट्रल रहेंगे, हम बातचीत के पक्षधर हैं, शांति के पक्षधर हैं। हॉर्मूज के रास्ते पर निर्भरता कम करके दूसरे रास्तों का प्रधानमंत्री मोदी ने इस्तेमाल किया। यहां तक कि अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के देशों से भी हमने तेल खरीद लिया। युद्ध के बीच में ही प्रधानमंत्री मोदी ने UAE का दौरा किया। एक समझौते के तहत UAE की आबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी ने भारत के रणनीतिक तेल भंडारों में 3 करोड़ बैरल अतिरिक्त तेल रखने का फैसला किया। यह तेल भंडार असल में देश का एक इमरजेंसी ऑयल स्टॉक होता है, जिसे किसी संकट के समय, युद्ध या तेल की सप्लाई के समय परेशानी आने की स्थिति में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा सरकार ने यह तय किया कि देश की ऑयल रिफाइनरीज अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करें ताकि देश में पेट्रोल, डीजल, LPG या विमान के ईंधन की कोई कमी ना हो। इजराइल और अमेरिका के साथ भारत के बहुत अच्छे संबंध हैं, आप जानते हैं, और ईरान भी हमारा उतना ही करीबी दोस्त है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने किसी एक पक्ष का साथ देने की बजाय एक संतुलित विदेश नीति अपनाई और इस नीति में हमारे देश के 150 करोड़ लोगों का हित सबसे ऊपर उन्होंने रखा कि उन्हें एक दिन भी किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। वर्ष 1973 में इंदिरा गांधी की विदेश नीति सिर्फ एक खास वर्ग को खुश करने के लिए थी। वो खास वर्ग कौन है, आप समझ सकते हैं कि क्यों इंदिरा गांधी अरब देशों का साथ दे रही थी और उससे कौन सा खास वर्ग खुश होता था, ये मेरे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन वर्ष 2026 में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के फायदे और भारत के हितों को सबसे ऊपर रखा और इसी को कहते हैं इंडिया फर्स्ट पॉलिसी। अब हम आपको कुणाल शाह के बारे में बताना चाहते हैं। आप भी सोचेंगे कुणाल शाह कौन है। देखिए, आजकल पूरे देश में कुणाल शाह की बड़ी चर्चा हो रही है क्योंकि देश के सबसे बड़े मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप के CEO अब कुणाल शाह होंगे, जो कि एक भारतीय है। व्हाट्सएप आपके पास भी होगा। व्हाट्सएप के CEO अब कुणाल शाह हैं। कुणाल शाह एक भारतीय फिनटेक स्टार्टअप कंपनी क्रेड के फाउंडर हैं। आपने सुना होगा इस कंपनी के नाम, CRED, क्रेड। ये क्रेड के फाउंडर हैं। आज हम इस खबर के साथ एक सवाल को भी डिकोड करेंगे कि क्या ये एक फाउंडर का प्रमोशन है या कुणाल शाह ने भारतीय कंपनी को ग्लोबल बनाने का एक सुनहरा अवसर खो दिया। कुणाल शाह तो अपनी कंपनी के मालिक थे, फाउंडर थे अपनी कंपनी के, फिर एक दूसरी बड़ी कंपनी में कर्मचारी क्यों बन गए? क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां
बिकने से नहीं बल्कि बाजार में टिकने से बनती हैं। सबसे पहले आपको इस खबर की 3 बड़ी बातें बताते हैं और इस खबर में आपके लिए भी सीखने के लिए बहुत कुछ है। पहली बात, मेटा अब क्रेड में 8,500 करोड़ रुपए निवेश करेगी। व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा है। तो आप समझ लीजिए मेटा कौन है, जो व्हाट्सएप की मालिक है, जो इंस्टाग्राम की मालिक है, जो और जो फेसबुक की मालिक है। वो कंपनी अब क्रेड में 8,500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी और क्रेड किसकी कंपनी है? वो है कुणाल शाह की कंपनी। दूसरा, मेटा के निवेश के बाद क्रेड का जो मार्केट वैल्यूएशन है वो 43,239 करोड़ रुपए हो गया है। तीसरा, कुणाल शाह अपनी ही कंपनी क्रेड के सीईओ नहीं रहेंगे बल्कि उनकी जगह एक नए इंटरिम सीईओ को चुन लिया गया है और अब कुणाल शाह जो हैं वो अपनी कंपनी को छोड़कर किसी दूसरे की कंपनी में सीईओ बन जाएंगे और एक कर्मचारी की तरह काम करेंगे। सबसे खास बात यह है कि कुणाल शाह ने किसी आईआईटी से पढ़ाई नहीं की, किसी आईआईएम से पढ़ाई नहीं की और ना ही वो कोई इंजीनियर हैं। उन्होंने फिलॉसफी में ग्रेजुएशन किया है, क्योंकि हमारे देश में ये अक्सर सोचा जाता है, कहा जाता है कि अगर इस तरह की किसी फिनटेक कंपनी को बनाना है या किसी टेक्नोलॉजी कंपनी का सीईओ बनना है तो आपको इंजीनियर होना चाहिए, आईआईटी में आपने पढ़ाई की हो या फिर आपने एमबीए किया हो किसी बहुत बड़ी संस्था से। लेकिन इन्होंने तो फिलॉसफी में ग्रेजुएशन किया है। इसके बावजूद उन्होंने भारत में 2 बहुत बड़ी फिनटेक स्टार्टअप कंपनियां बनाई। भारत के डिजिटल पेमेंट और फाइनेंस को लेकर उनका अनुभव बहुत लंबा है। कुणाल शाह ने वर्ष 2010 में फ्री चार्ज नाम से डिजिटल पेमेंट ऐप बनाया और वर्ष 2015 में इस ऐप को उन्होंने स्नैपडील नाम की कंपनी को लगभग 2800 करोड़ रुपए में बेच दिया। उस समय यह भारत के स्टार्टअप की दुनिया में सबसे बड़ी डील्स में से एक थी। 2800 करोड़ बहुत पैसा होता है। इसके बाद कुणाल शाह ने वर्ष 2018 में एक और कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम था क्रेड और उस कंपनी को भारत के सबसे चर्चित फिनटेक ब्रांड्स में उन्होंने बदल दिया। क्रेड एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो क्रेडिट कार्ड्स रखने वाले ग्राहकों को उनकी बिल पेमेंट, रिवॉर्ड्स, यूपीआई और लोन जैसी सर्विसेज देता है। लेकिन आज भी भारत में ज्यादातर लोग क्रेड को उसकी सर्विसेज की बजाय उसके अनोखे और चर्चित क्रिएटिव विज्ञापनों की वजह से जानते हैं, उसके मार्केटिंग कैंपेन की वजह से जानते हैं। क्रेड के विज्ञापनों में देश के बड़े बड़े फिल्म स्टार्स, क्रिकेटर्स और दूसरे मशहूर चेहरे नजर आते थे। राहुल द्रविड़, गौतम गंभीर, अनिल कपूर और बाहुबली फिल्म के डायरेक्टर एस राजामौली सहित कई नामी हस्तियां क्रेड का विज्ञापन कर चुकी हैं। आज मैं आपसे पूछूं कि क्रेड क्या करती है, आप में से ज्यादातर लोगों को यह नहीं पता होगा कि क्रेड कंपनी क्या करती है। लेकिन आप ये कहेंगे कि नाम हमने जरूर सुना है इसका, पर हमें यह नहीं पता कि ये क्या करती है। किसी भी कंपनी की असली ताकत उसके विज्ञापन नहीं, उसकी कमाई होती है और यही क्रेड का यहां पर प्रदर्शन जो है वो थोड़ा कमजोर दिखता है। आज भारत में क्रेड के 1,70,00,000 मंथली एक्टिव मेंबर्स हैं। आज हमारे देश में कुल क्रेडिट कार्ड पेमेंट का 40% क्रेड के जरिए ही होता है। अगर क्रेड की पिछले 3 वर्षों की बैलेंस शीट को देखें तो इस कंपनी का कारोबार लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इसका मुनाफा नहीं बढ़ रहा क्योंकि कमाई से ज्यादा यह कंपनी खर्च कर रही है। वित्त वर्ष 2025 में इस कंपनी को 2,735 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिला, लेकिन 1,457 करोड़ रुपए का घाटा इसको मिला। यहीं से एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि क्या यह कंपनी अब और बड़ी नहीं हो सकती थी? इसीलिए एक फाउंडर जिसने इस कंपनी का निर्माण किया, जिसकी कीमत आज 43,000 करोड़ रुपए है, इस कंपनी के फाउंडर एक दूसरी कंपनी में जाकर एक कर्मचारी बन गए। मतलब एक कंपनी का मालिक दूसरी कंपनी में कर्मचारी बन गया। और एक घाटे वाली कंपनी के फाउंडर को मेटा ने आखिर क्यों चुना 8,500 करोड़ इसमें इन्वेस्ट करने के लिए? तो उसका भी एक कारण है। व्हाट्सएप दुनिया का सबसे बड़ा मैसेजिंग ऐप है, आप जानते हैं, और पूरी दुनिया में इसके 300 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं। इसमें से लगभग 29% यानी 85 करोड़ से ज्यादा यूजर्स भारत में है। आज व्हाट्सएप के लिए भारत सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण बाजार है। मेटा भारत में व्हाट्सएप से अब भी उतना पैसा नहीं कमा पा रहा जितना फेसबुक और इंस्टाग्राम से कमाता है। और मेटा की तकलीफ यही है कि फेसबुक एक फ्री का ऐप बनकर रह गया है। हम फ्री में फेसबुक माफ कीजिएगा, व्हाट्सएप एक फ्री का ऐप बनकर रह गया है। आज हमारे सबके पास व्हाट्सएप है,
हम इस्तेमाल भी करते हैं लेकिन पैसा नहीं देते। ये ऐप फ्री है। अब कंपनी चाहती है कि हम कब तक फ्री में आपको ये सर्विस देते रहें। मेटा कई वर्षों से लगातार कोशिश कर रही है कि व्हाट्सएप सिर्फ चैट करने का ऐप ना रहे, बल्कि लोग इससे एक दूसरे को पैसा भेजें, इसके जरिए शॉपिंग करें और दूसरी वित्तीय सेवाओं में भी इसका इस्तेमाल करें। और मेटा ये भी चाहता है कि इसका सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, यानी ये मुफ्त में ना मिले। मेटा को व्हाट्सएप के लिए एक ऐसे सीईओ की तलाश थी जो ये समझ सके कि भविष्य में व्हाट्सएप को बड़ा और ज़्यादा उपयोगी कैसे बनाया जा सकता है और इससे कैसे पैसा कमाया जा सकता है। मार्क ज़करबर्ग व्हाट्सएप को एक पेड ऐप बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं अब फ्री के ज़माने ख़त्म हो गए, अब इससे पैसा कमाओ। ऐसे में कुणाल शाह का अनुभव उनके बेहद काम का है। और दूसरी बात यह, भारत इतना बड़ा बाजार है, तो जब एक भारत का व्यक्ति व्हाट्सएप का सीईओ बनेगा तो वो व्हाट्सएप का चेहरा बन जाएगा, जिससे भारत के लोग शायद इसके साथ एक और जुड़ाव महसूस करेंगे। एक तरह से कुणाल शाह के सीईओ बनने पर व्हाट्सएप का भारतीयकरण हो चुका है, आप ये कह सकते हैं। कुणाल शाह के व्हाट्सएप के सीईओ बनने की खबर के बाद कई लोग उनकी तुलना सुंदर पिचई या सत्य नडेला से भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये समझिए कि कुणाल शाह को मेटा कंपनी का सीईओ नहीं बनाया गया है। मेटा के पास फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे कई प्लेटफॉर्म्स हैं और इस समय मेटा कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो है 133 लाख करोड़ रुपए, जबकि कुणाल शाह को सिर्फ मेटा के एक प्रोडक्ट व्हाट्सएप की जिम्मेदारी दी गई है। सुंदर पिचई पहले गूगल और बाद में अल्फाबेट के सीईओ बने और आज अल्फाबेट कंपनी की कीमत 408 लाख करोड़ रुपए है। वो बहुत बड़े आदमी हैं। जबकि सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का वैल्यूएशन भी 260 लाख करोड़ रुपए का है। सुंदर पिचई और सत्य नडेला दोनों एक पूरी की पूरी कंपनी का नेतृत्व करते हैं, जबकि कुणाल शाह सिर्फ बड़ी कंपनी के एक प्रोडक्ट का नेतृत्व करेंगे और यह अंतर बहुत बड़ा है। इसीलिए कुणाल शाह की तुलना सुंदर पिचई या सत्य नडेला से नहीं की जा सकती, हालांकि यह तब भी एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। भारत में आपको बहुत बड़े बड़े अच्छे इंजीनियर्स और मैनेजर्स तो मिल जाएंगे। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों में भारत के लोग सीईओ हैं, सीएफओ हैं, कोडर्स हैं और बहुत महत्वपूर्ण बड़े बड़े पदों पर पहुंच रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज एक बड़ा सवाल ये भी है कि भारत के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, भारत के जो फाउंडर्स हैं, ये मार्क ज़करबर्ग, इलॉन मस्क और जेफ बेजोस जैसे ग्लोबल टेक एंटरप्रेन्योर्स क्यों नहीं बन पा रहे? ये इतने बड़े क्यों नहीं बन पा रहे? इनकी सोच इलॉन मस्क की जैसी क्यों नहीं बन पा रही? अक्सर भारत में जब कोई स्टार्टअप बड़ा होने लगता है तो उसे उसके फाउंडर्स पहले ही बेच देते हैं। आपको याद होगा, हॉटमेल के संस्थापक सबीर भाटिया ने अपनी ये कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को बेच दी थी। इसी तरह से फ्लिपकार्ट को सचिन बंसल और बेनी बंसल ने शुरू किया, लेकिन आज इस कंपनी में 80% हिस्सेदारी अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी वॉलमार्ट की है। भारत में कई स्टार्टअप कंपनियों की कहानी बताती है कि हमारे एंटरप्रेन्योर्स शानदार कंपनियां तो बना देते हैं, लेकिन अक्सर वो उन्हें दुनिया की बड़ी कंपनियों में तब्दील करने से पहले ही बेच देते हैं। कई बार बड़ी विदेशी कंपनियां तेजी से बढ़ रही इन छोटी कंपनियों को खरीद भी लेती हैं। उसके बाद वो कंपनियां पहले जैसी आगे नहीं बढ़ पाती और यही कारण है कि भारत में बहुत कम ऐसी कंपनियां बन पाती हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों को चुनौती दे सके। हमारे देश में जैसे इन्फोसिस और टीसीएस जैसी बड़ी आईटी कंपनियां भी बनी हैं, जिसके ग्राहक अमेरिका और यूरोप की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, लेकिन इन्फोसिस और टीसीएस के फाउंडर्स ने कभी भी इन कंपनियों में इनको बेचा नहीं और कभी भी किसी दूसरी कंपनी में कर्मचारी बन के काम करने के बारे में नहीं सोचा, बल्कि उन्होंने खुद अपने ऊपर और अपनी कंपनी पर भरोसा किया। इसीलिए आज ये जो कंपनियां हैं, ये बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनियां बन पाई हैं। तो इसमें ये एक बड़ी सीख है और ये हमारा टेक है। मैं ये नहीं कह रहा कि कुणाल शाह की उपलब्धि कोई कम है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है किसी भी भारत के लिए या भारतीय के लिए। लेकिन एक बड़ी बात यह भी है कि एक कंपनी का मालिक अब दूसरी बड़ी कंपनी में कर्मचारी भी बनने वाला है। अब एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि कैसे टीएमसी के बागी गुट ने ममता बनर्जी को ही टीएमसी के अध्यक्ष पद से हटा दिया। विकसित भारत का विकसित भारत। जिंदगी में हम सबका एक सपना होता है। सपना अपनी दुनिया बसाने का, अपना एक घर बनाने का।
और जब इस सफर में कोई अपना साथ दे तो सपने साकार हो ही जाते हैं। भरोसे से ही बनता है आपके अपने सपनों का आशियाना। ऐसा ही आपका अपना साथी पंजाब नेशनल बैंक, जो बरसों से जीत रहा है देश का भरोसा। पीएनबी, मेरा अपना बैंक। हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से, जय हो देश हो विदेश हो, जेके हो। देश का टायर जेके टायर। कुछ नाम सिर्फ पहचान नहीं होते, वो होते हैं मजबूती और विश्वास की मिसाल। इसलिए मेरा भरोसा है सिर्फ सूर्या पाइप पर। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। PIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards at a 32 years academic legacy. Learn to lead high quality education in management, commerce and law. टेबल के ऊपर जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं, ये भाई साहब सब पचा देते। पर दिक्कत तो उन्हें आती है जो टेबल के नीचे से खा। मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ। विकसित भारत का विकसित भारत। और जल्दी से आपको एक और बड़ी खबर बता देते हैं, और वो ये कि टीएमसी के बागी गुट ने ममता बनर्जी को ही टीएमसी के अध्यक्ष पद से हटा दिया है और उनकी जगह अरूप रॉय को टीएमसी का नया अध्यक्ष चुन लिया है। टीएमसी के बागी नेता ममता बनर्जी को अपना नेता मानने के लिए तैयार नहीं है और दावा कर रहे हैं कि उनके पास ही टीएमसी के लिए अब हर फैसला लेने का पूरा अधिकार है। अब ममता बनर्जी अपनी पार्टी को बचाने की आखिरी लड़ाई लड़ रही हैं। उन्होंने आज टीएमसी की एक नई नेशनल वर्किंग कमेटी का गठन किया है और इसमें जो सदस्य हैं उनकी लिस्ट चुनाव आयोग को भेज दी है। ममता बनर्जी अब यह संदेश देना चाहती हैं कि असली टीएमसी उनके पास है, टीएमसी के जो नए पदाधिकारी हैं वो उनके पास है, उनके साथ है। ममता बनर्जी ने टीएमसी के उन 6 नेताओं को भी कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है जो बागी गुट की मीटिंग में शामिल हुए थे। अब बागी गुट के नेता टीएमसी के चुनाव चिन्ह पर भी अपना दावा कर रहे हैं। कोलकाता में आज बागी गुट के नेता ऋतव्रत बैनर्जी के साथ टीएमसी के बागी विधायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मिलने गए और अपने गुट को ही उन्होंने असली तृणमूल कांग्रेस बताया है। तो जो उद्धव ठाकरे के साथ हुआ वो ही अब ममता बनर्जी के साथ भी हो रहा है। अब एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद डिकोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार। विकसित भारत का विकसित भारत। हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से, जय हो देश हो विदेश हो, जेके हो। देश का टायर जेके टायर। कुछ नाम सिर्फ पहचान नहीं होते, वो होते हैं मजबूती और विश्वास की मिसाल। इसलिए मेरा भरोसा है सिर्फ सूर्या पाइप पर। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। PIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards at a 32 years academic legacy. Learn to lead high quality education in management, commerce and law. मेरा इन्वेस्टमेंट डूब गया, मेरे रिटर्न्स रुक गए, मेरा अकाउंट हैक हो गया। अब क्या करूं? कौन हेल्प करेगा? कहां करूं शिकायत? आरबीआई के सचेत पोर्टल पर। क्या? हाँ, ऑनलाइन फ्रॉड्स, फेक इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, अनऑथराइज्ड डिपॉजिट्स और अन्य फाइनेंशियल क्राइम्स की शिकायत यहाँ करें, जिससे संबंधित संस्था तक भेजा जाएगा ताकि सही कार्यवाही हो। आरबीआई कहता है सचेत रहें, सुरक्षित रहें। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। विकसित भारत का विकसित भारत। और अब आपको जल्दी से डिकोड के आज के एपिसोड के कुल व्यूज बता देते हैं। आपकी स्क्रीन के बाईं तरफ जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है वो है इस समय 6.4 मिलियन, और ये नंबर क्रोम डीएम की लाइव ट्रैकिंग से हमारे पास आता है, जो हमारे रियल टाइम डिजिटल व्यूज़ को आपकी स्क्रीन पर दर्शाता है। इसका मतलब ये है कि आज हमारे इस एपिसोड को 64 लाख व्यूज़ मिले हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस भरोसे के लिए और इस प्यार के लिए।
तो आज के डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और मृत्यु के शोक में भी स्वार्थ होता है। लोग वहां भी यही सोचते हैं कि हम नहीं जाएंगे तो हमारे यहां कौन आएगा। नमस्कार।